लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग क्या होती है। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हीट पंप, इसमें हम लोग बात करेंगे हीट पंप के बारे में, हीट इंजन के बारे में, और रेफ्रिजरेटर के बारे में। हम लोग देखेंगे हीट पंप क्या है, हीट इंजन क्या है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, बात कर रहे हैं हीट इंजन की। हीट इंजन, तो अगर केवल इंजन देखा जाए, इंजन को डिफाइन करने के लिए बोला जाए, तो इंजन क्या होता है? इंजन इज ए डिवाइस, इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट one form of energy into other, one form of energy into other useful form of energy। इंजन क्या? इंजन इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है इंजन। अगर हम लोग हीट इंजन की बात करें तो हीट इंजन में जो हमारा हीट है वो क्या है? समथिंग विच इज रिलेटेड टू टेम्परेचर इज नोन एज हीट या थर्मल एनर्जी। तो हीट इंजन में जो हमारा इनपुट एनर्जी होगी, जो हीट इंजन में हमारी इनपुट एनर्जी जो होगी वो होगी हीट होगी। हीट इंजन में जो हमारी इनपुट एनर्जी होगी हीट एनर्जी होगी। तो इंजन क्या होता है? इंजन एक डिवाइस होती है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को इनटू अदर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। तो अगर हीट इंजन देखा जाए तो हीट इंजन क्या होता है? जो हमारी हीट इंजन में इनपुट एनर्जी जो होगी, हीट इंजन में जो हमारी इनपुट एनर्जी होगी वो हीट होगी, और हीट एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे यूजफुल मैकेनिकल पावर में, तो यूजफुल मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो हीट इंजन को अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाए तो हीट इंजन हीट इंजन is a device which convert chemical form of energy into thermal energy and subsequently that thermal energy is converted into useful mechanical power। यानी कि अगर हीट इंजन की हम बात करें तो हीट इंजन क्या होता है? एक डिवाइस होती है जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को थर्मल एनर्जी में, हीट एनर्जी में, और वो हीट एनर्जी फर्दर कन्वर्ट हो जाएगी मैकेनिकल पावर में, यूजफुल मैकेनिकल पावर में। तो हीट इंजन में है जो हमारा इनपुट एनर्जी होगी हीट एनर्जी होगी, थर्मल एनर्जी, और उस थर्मल एनर्जी को जो हीट इनपुट दे रहा है इंजन को वो कन्वर्ट हो जाएगी यूजफुल मैकेनिकल पावर में। तो ये डिफरेंस हो जाएगा इंजन और हीट इंजन में। इंजन क्या होता है? इंजन इज डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल फॉर्म ऑफ विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर यूजफुल फॉर्म, और हीट इंजन क्या करेगा? जो हमारे हीट एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेगा यूजफुल मैकेनिकल पावर में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास केमिकल एनर्जी का मतलब ये हुआ हमारे पास कोई फ्यूल है, जैसे हमारे पास मेथेन है फ्यूल, तो फ्यूल की बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ऑक्सीजन चाहिए हमको। तो जब ऑक्सीजन मिल गया सराउंडिंग से तो इसका रिएक्शन होगा CH4 + 2O2 का, तो मिलेगा हमको CO2 + 2H2O प्लस लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो ये हमारा फ्यूल था एक मेथेन हाइड्रोकार्बन है, और ऑक्सीजन क्या यहाँ से हमको एयर से मिल गई ऑक्सीजन, और ये क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ कंबशन है। कंबशन होने के बाद जो है हमको प्रोडक्ट मिल गया। यानी जब बर्निंग हुई फ्यूल की और ऑक्सीजन मिलने के साथ, ऑक्सीजन जब मिलेगा एयर से तब उसकी बर्निंग स्टार्ट होगी। तो बर्निंग के बाद क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना, जिसको प्रोडक्ट ऑफ कंबशन मिलेंगे, और लार्ज अमाउंट में क्या होगी? हीट एनर्जी रिलीज होगी, ह्यूज अमाउंट में
हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो जो हीट एनर्जी रिलीज हुई है उसी हीट एनर्जी को हम यूज कर लिए किसमें, मैकेनिकल पावर को प्रोड्यूस करने में, मैकेनिकल पावर को प्रोड्यूस करने में हम लोग यूज कर लें। तो ये हमारा हीट इंजन होगा। तो यानी कि हीट इंजन में हम कन्वर्ट करेंगे फ्यूल सप्लाई के, मान लो पेट्रोल या डीजल जो है 1 kg फ्यूल जो है सप्लाई कर दिए, तो सप्लाई करेंगे तो केमिकल रिएक्शंस होंगे, केमिकल रिएक्शंस होंगे तो हमको लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगी, और फिर जो लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज हुई उसका यूज कर लेंगे मैकेनिकल पावर को प्रोड्यूस करने में हम। यानी कि अगर देखा जाए, अगर मेरे पास एक आईसी इंजन है, इंटरनल कंबशन इंजन, ये इनलेट वाल्व होता है, ये एग्जॉस्ट वाल्व है हमारा, ये इनलेट मैनिफोल्ड है, यहाँ इनलेट मैनिफोल्ड है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। तो हमारे एयर फ्यूल का जो मिक्सचर होता है यहाँ पे एएफएम, वो इंटर करता है सिलेंडर के अंदर। जब सिलेंडर के अंदर इंटर करेगा तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होंगी। जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा यानी कि जब कंबशन स्टार्ट होगा तो लार्ज अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि जब बर्निंग होगी तो CO2 और वाटर बनेगा, और इसका टेम्परेचर और प्रेशर जो काफ़ी हाई होगा। तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो गैसेज होंगे वो पिस्टन को पुश करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जब कंबशन होगा तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जो गैसेज होंगे वो प्रोड्यूस होंगी, तो वो क्या करेगी, हमारे पिस्टन को पुश करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमको मैकेनिकल पावर मिलेगा क्रैंकशाफ्ट पे। तो हीट इंजन में क्या करते हैं, हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं यूजफुल मैकेनिकल पावर में। अब इसका देखेंगे ब्लॉक डायग्राम, लाइन डायग्राम कैसे बनाते हैं हीट इंजन का। तो ये हमारा लाइन डायग्राम हीट इंजन का। तो ये लाइन डायग्राम हमारा हीट इंजन का। तो हीट इंजन की जो एक दूसरी डिफिनेशन होती है, इट इज ए साइक्लिक डिवाइस। तो हीट इंजन की जो दूसरी डिफिनेशन हो जाएगी वो, इट इज ए साइक्लिक डिवाइस विच कन्वर्ट पार्ट ऑफ हीट इनटू वर्क एंड रिजेक्ट रिमेनिंग हीट इनटू सराउंडिंग। तो ये हमारा जो साइक्लिक है, जो साइकिल बनाया, सर्किल बनाया, वो हीट इंजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और HE से डिसिग्नेट किए हैं हम हीट इंजन का। HE का मतलब हीट इंजन। तो हम जानते हैं कि जो हीट इंजन होता है वो पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होती है। हीट इंजन इज ए पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, हमको पावर से मिलता है। पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस, पावर देनी नहीं पड़ती, हमको पावर मिलता है। तो हमको जो नेटवर्क नेट है वो नेटवर्क आउटपुट है, नेटवर्क आउटपुट, यानी कि वर्क हमको मिल रहा है, ठीक। और Q1 क्या है, हीट एनर्जी या हीट सप्लाइड कर रहे हैं हम। और Q2 जो है वो हीट रिजेक्टेड है। तो हीट इंजन में क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर से हम हीट सप्लाई करते हैं। तो हीट इंजन क्या करता है, वो जो Q1 हीट है जो सप्लाई की इनपुट एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं वो कन्वर्ट कर देगा नेटवर्क आउटपुट में, और सर्टेन अमाउंट में एनर्जी जो होती है वो सराउंडिंग में जाके रिजेक्ट होती है। तो थर्मल एनर्जी, इसको थर्मल एनर्जी रिजर्वायर बोलते हैं। तो जो हमारा हीट इंजन होता है उसमें 2 रिजर्वायर होता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर और लो टेम्परेचर रिजर्वायर। रिजर्वायर होता है ये कि लार्ज बॉडी ऑफ, इट इज़ अ लार्ज बॉडी ऑफ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी विच इज कैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड रिजेक्टिंग अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ हीट विदाउट एनी अप्रिशिएबल टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि हम इस रिजर्वायर में चाहे हीट जितनी सप्लाई कर दें या रिजेक्ट कर दें तो इनका जो टेम्परेचर होगा वो वेरी नहीं करेगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको बोलते हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। तो जो हमारा इंजन होगा वो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर से हीट सप्लाई करेंगे तो वो रिसीव करेगा और नेटवर्क आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, और सर्टेन अमाउंट में जो एनर्जी होगी वो Q2 वो रिजेक्ट करेगा सराउंडिंग में, मान लो। तो अगर हम सप्लाई कर रहे हैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट, तो रिसीव किया हीट इंजन और नेटवर्क आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, और Q2 अमाउंट में हीट रिजेक्ट हो रही सराउंडिंग में। तो अगर इस सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होगा, जो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर हैं T1 एंड T2 टेम्परेचर पे, उनका टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा, चाहे जितने अमाउंट में हीट सप्लाई कर दें चाहे रिजेक्ट कर दें। तो अगर टेम्परेचर वेरी नहीं करेगा तो हम जानते हैं एक फार्मूला कि जो हीट सेंसिबल हीटिंग का एक फार्मूला होता है Q = MC डेल्टा T, MC डेल्टा T। तो अगर Q = MC डेल्टा T अप्लाई करें थर्मल एनर्जी रिजर्वायर के लिए T1 एंड T2 टेम्परेचर पर जो मेंटेन है, तो उनका टेम्परेचर हीट सप्लाई करने वेरी करेगा नहीं, तो टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस जब 0 होगा तो अगर हम जो
एम सी इक्वल टू कैलकुलेट करें, एम सी इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा टी जीरो होगा तो जो सी होगा वो इन्फिनिटी होगा, सी होगा इन्फाइनाइट हो जाएगा, सी इन्फाइनाइट हो जाएगा। तो जो हमारा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होता है वो इन्फाइनाइट हीट कैपेसिटी की बॉडी होती है, यानी कि सी को बोला जाता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इन्फाइनाइट हीट कैपेसिटी की बॉडी होती है जिसका टेम्परेचर टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं करता है, चाहे हीट उसको इतना सप्लाई कर दें चाहे उससे हीट इतना रिजेक्ट कर दें। तो दो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर यूज किए जाते हैं हीट इंजन में, लो टेम्परेचर पे एक होता है, दूसरा हाई टेम्परेचर पे। और हीट इंजन एक पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस होता है, इसलिए इससे हमको नेट वर्क आउटपुट मिलता है। और जब भी इंजन होगा तो इंजन के लिए हम देखते हैं कि हम जो बात करते हैं इफिशिएंसी की, कितना परसेंट कितना इफिशिएंट है हमारा इंजन, तो हीट इंजन के लिए इफिशिएंसी डिफाइन करती है। तो हीट इंजन के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं इफिशिएंसी को, इफिशिएंसी को ईटा से डिनोट करते हैं हम लोग। तो ये हम लोग जानते हैं क्या होता है इफिशिएंसी, इट इज द रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो हमारा आउटपुट है वो क्या मिल रहा है, नेटवर्क डब्ल्यू नेट मिल रहा है। आउटपुट जो हमको वर्क मिल रहा है, यूजफुल मैकेनिकल पावर मिल रहा है, और हम सप्लाई कर रहे हैं जो इनपुट एनर्जी है हमारे हीट इंजन में, क्या हीट है, वो सप्लाई क्या कर रहे हैं, Q1 अमाउंट में हीट जो है सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नेट अपॉन Q1। तो इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नेट अपॉन Q1। और एक ये यूनिट लेस होगा और डायमेंशन लेस होगा। अब हम देखें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम जानते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो होता है दो टाइप का होगा, एक ओपन सिस्टम के लिए होता है, दूसरा क्लोज्ड सिस्टम के लिए होता है, और एक साइकिल के लिए होगा। तो क्लोज सिस्टम के लिए जो फर्स्ट लॉ होता है वो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है, और ओपन सिस्टम के लिए लगाएंगे तो एस एफ इक्वेशन होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है। तो अगर यहाँ पे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें तो क्या होगा, इनकमिंग एनर्जी वो आउटगोइंग एनर्जी के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो हीट इंजन जो है किस किस टाइप की एनर्जी को रिसीव कर रहा है, Q1 एनर्जी को रिसीव कर रहा है, हीट एनर्जी को Q1 लिख दिया, और फिर और कोई एनर्जी रिसीव नहीं कर रहा। क्या आउटगोइंग एनर्जी क्या है, नेटवर्क आउटपुट है, हमको डब्ल्यू नेट मिल रहा प्लस Q2 मिल रहा, ये दो चीज़, डब्ल्यू नेट प्लस Q2। तो यहाँ से डब्ल्यू नेट निकालें हम, डब्ल्यू नेट यहाँ से कैलकुलेट करें हम, तो क्या आएगा, डब्ल्यू नेटवर्क आउटपुट इक्वल टू डब्ल्यू नेट आर क्या आएगा, Q1 माइनस Q2, और एफिशिएंसी तब कैलकुलेट हो जाएगी हमारी डब्ल्यू नेट अपॉन Q1 से Q1 माइनस Q2 पुट कर दिए डब्ल्यू नेट के जगह, तो Q1 एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या आ गया, 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो हमारे एफिशिएंसी का फार्मूला आ गया 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो हमारे हीट इंजन का फार्मूला आ गया 1 माइनस Q2 अपॉन Q1। अब आती है एक रिवर्सिबल हीट इंजन होता है। तो फॉर रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए जो Q1 अपॉन T1 का रेशियो है वो Q2 अपॉन T2 के बराबर होगा। तो यहाँ से Q2 बाई Q1 निकाले तो आएगा एफिशिएंसी हमारे T2 बाई T1, Q2 बाई Q1, और फिर यहाँ से एफिशिएंसी कैलकुलेट करें हम तो आएगा 1 माइनस T2 बाई T1। तो रिवर्सिबल हीट इंजन वो इंजन होता है जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, कोई लॉसेज नहीं हो रहा है, तो ऐसे इंजन को रिवर्सिबल हीट इंजन बोलेंगे। अब जो कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई हीट का लॉसेज नहीं होगा, तो हमारे इंजन की एफिशिएंसी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। तो इसीलिए रिवर्सिबल हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो जो रिवर्सिबल हीट इंजन होता है वो मैक्सिमम एफिशिएंसी देता है। तो जब भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करो, तो हम क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 माइनस Q2 अपॉन T1। जो T2 होगा वो लो टेम्परेचर होगा और T1 क्या होगा, हायर टेम्परेचर होगा थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का।
और दूसरी चीज़ यह ध्यान रखना है, जब भी हम T1 T2 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा केल्विन में पुट करेंगे, ना कि डिग्री सेल्सियस में। यानी कि अगर T1 हमको दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, तो जो T1 निकालेंगे केल्विन में तो क्या ऐड करेंगे, 273 प्लस 10 करेंगे तो आएगा 283 केल्विन। तो T2 और T1 की जो यूनिट होगी, हमेशा जो वैल्यू पुट करेंगे वो केल्विन में पुट करेंगे। और जो एफिशिएंसी होगी रिवर्सिबल हीट इंजन की, वो हमेशा ज़्यादा होगी एक्चुअल हीट इंजन से, क्योंकि जो एक्चुअल हीट इंजन होगा उसमें क्या होगा, लॉसेज होंगे, फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, इसके कारण उसकी एफिशिएंसी जो होगी वो थोड़ा कम आएगी। तो अगर क्वेश्चन में कहता है कि रिवर्सिबल हीट इंजन की बात करता है या कहता है मैक्सिमम एफिशिएंसी कैलकुलेट करो, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस T2/T1 से कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज सिंपल कहता है एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए तो हम Q2/Q1 निकालेंगे। अगर हीट के बारे में बात नहीं कर रहा, केवल टेम्परेचर गिवन है, तो हम अप्लाई करेंगे 1 माइनस T2/T1। तो ये बात हो गई हमारी थर्मल ये हीट इंजन के बारे में। और अगर नेटवर्क आउटपुट कैलकुलेट करना होगा तो डब्ल्यू नेट का फार्मूला होता है Q1 माइनस Q2 से कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि रेफ्रिजरेटर क्या होता है। तो इट इज a device which maintain lower temperature compared to surrounding। तो हम रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। यानी कि अगर हमारे पास एक सिस्टम दे दिया जाए और एक सराउंडिंग है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, सिस्टम का भी टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तब होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम है अभी। अब क्या कर रहे हैं हम, सिस्टम का टेम्परेचर 35 से 25 डिग्री सेल्सियस कर दे रहा है। तो अब हमारे सिस्टम का टेम्परेचर 25 हो गया और सराउंडिंग का 35 हो गया। तो हमको यहाँ पर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो हो गया मिलेगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर क्या होता है, जो मेंटेन करता है लोअर टेम्परेचर को सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। तो हमारा रेफ्रिजरेटर की तरह ये सिस्टम वर्क करेगा। तो जब हमको जब टेम्परेचर को रिड्यूस कराने के लिए 35 से 25 कम करने के लिए कुछ अमाउंट में हीट जो होगी सिस्टम से रिमूव करनी पड़ेगी, रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक, तभी ये 25 टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और सराउंडिंग का 35 है। तो हम क्या इसका लाइन डायग्राम ड्रा करें रेफ्रिजरेटर का। तो रेफ्रिजरेटर का लाइन डायग्राम
तो हम लोगों ने देखा था कि रेफ्रिजरेटर जो है एक साइक्लिक डिवाइस होती है जो मेंटेन करती है लोअर टेम्परेचर को कंपेयर टू सराउंडिंग। तो अगर इसका लाइन डायग्राम ड्रा करें हम, तो लाइन डायग्राम आएगा कुछ इस तरीके से। ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, तो ये हमारे रेफ्रिजरेटर की लाइन डायग्राम है। तो रेफ्रिजरेटर क्या करेगा, लो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। तो हम जानते हैं कि लो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए सिस्टम से हीट को रिमूव करना पड़ेगा। तो दोस्तों लो टेम्परेचर मान लीजिए हमको 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है, तो सिस्टम से हीट को रिमूव करेंगे तो रेफ्रिजरेटर एब्जॉर्ब करेगा, रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करेगा हीट को। और फिर हम जान रहे हैं यहाँ लो टेम्परेचर पे हीट है, वो वहाँ हाई टेम्परेचर पे हीट को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, Q2 हीट को। और जो हाई टेम्परेचर है उसका जो है T2 है, और लो टेम्परेचर की T1 है, या TL मान लेते हैं इसको। TL लो टेम्परेचर और TH क्या है, हमारा हाई टेम्परेचर है। TH हाई टेम्परेचर है और TL लो टेम्परेचर पे है। तो हम जानते हैं कि हीट कैन नॉट फ्लो इटसेल्फ फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। हीट जो है हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होता है, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस करंट फ्लो होता है हाई टू लो। उसी तरह जैसे प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लूइड फ्लो करता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, उसी तरह टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का ट्रांसफर होगा, और जब भी हीट ट्रांसफर होगी तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है। तो हीट कैन नॉट फ्लो इटसेल्फ फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क इनपुट देना पड़ता है, इनपुट वर्क करना पड़ता है, कंप्रेशर करता है। तो तभी हम जो है लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर तक हीट को हम सप्लाई करेंगे। तो इसलिए रेफ्रिजरेटर जो है, रेफ्रिजरेटर में हम वर्क कर रहे हैं, यहाँ वर्क इनपुट है, तो इसलिए रेफ्रिजरेटर जो होता है वो पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होती है, पावर कंज्यूमिंग डिवाइस, क्योंकि इसमें हमको वर्क देना पड़ता है, ना कि वर्क हमको मिलता है। और यहाँ लो टेम्परेचर रिजर्वायर है और दूसरा हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है। तो Q1 जो है लो टेम्परेचर पे हीट है, Q2 हाई टेम्परेचर पे हीट सप्लाई कर रहे हैं हम। तो हीट जो है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर कभी सप्लाई हो ही सकती है, तो इसीलिए हमको कुछ एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर, तभी हीट जो है लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफ़र होगी। तो जो नेट वर्क इनपुट हम करते हैं वो कंप्रेशर लगा होता है रेफ्रिजरेशन में। कंप्रेशर क्या करता है, पावर को, इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम करता है। इसलिए जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है वो एक पावर कंज्यूमिंग डिवाइस होती है, और जो हमारा हीट इंजन था वो पावर एब्जॉर्बिंग डिवाइस थी। तो यहाँ भी अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं हम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं यहाँ पे हम, तो हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम देखेंगे W वर्क इनपुट प्लस Q1 इक्वल टू Q2, ये आएगा। इनकमिंग एनर्जी जो होगी वो आउटगोइंग एनर्जी के बराबर होगी। और जो हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसके लिए एक टर्म यूज किया था COP, इसका पूरा ना फुल फॉर्म है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और इसका फार्मूला होता है COP किसकी निकालना है, रेफ्रिजरेटर की, तो COP ऑफ R लिखेंगे। और इसका फार्मूला होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो COP क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब डिजायर्ड इफेक्ट ये होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है, हमको लोअर टेम्परेचर मेंटेन करना है। तो लो टेम्परेचर तभी मेंटेन होगा जब Q1 अमाउंट में हीट जो है वो रिजेक्ट करेंगे हम सिस्टम से, बताएं। तो लो टेम्परेचर तभी हम मेंटेन कर पाएंगे जब Q1 अमाउंट में हीट जो होगा सिस्टम से रिमूव करेंगे। तो जो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, डिजायर्ड इफेक्ट क्या हो जाएगा, Q1 हो जाएगा, Q1। और वर्क इनपुट हम क्या कहते हैं, WIN कर रहे हैं, वर्क इनपुट दे रहे हैं हम। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का फार्मूला बन गया Q1 अपॉन वर्क इनपुट।
अब दूसरा फार्मूला यहाँ से बन जाएगा Q1 अपॉन वर्क इनपुट निकालें, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देख रहे हैं हम, Q2 माइनस Q1। तो दो फार्मूला बन गया। पहला फार्मूला हो गया COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का Q1 अपॉन वर्क इनपुट, और दूसरा हो गया Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1। अगर ये हमारा रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है तो हम जानते हैं कि रिवर्सिबल कंडीशन में जो Q1 अपॉन T1 होगा, TL यानी कि यहाँ लिखे हैं हम Q1 अपॉन TL, वो Q2 अपॉन TH के बराबर होगा, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के। तो जब रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर होगा तो Q1 अपॉन TL Q2 अपॉन TH के बराबर होगा। तो Q1 के जगह पे अगर हम लिखे हैं TL इंटू के, इसको के मान लें, कोई कांस्टेंट मान लें के, तो Q1 के जगह पे लिख सकते हैं TL इंटू के, और Q2 की जगह लिख सकते हैं हम TH इंटू के। तो Q1 की जगह पर TL इंटू के पुट कर दें इस फॉर्मूले में COP ऑफ रेफ्रिजरेटर में, और Q2 की जगह पर TH इंटू के पुट कर दें, तो हम देखेंगे COP का जो फार्मूला आएगा TL अपॉन TH माइनस TL। यानी कि Q1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें हम और Q2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दें हम, तो फार्मूला निकलेगा रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के लिए TL अपॉन TH माइनस TL। तो एक चीज़ हम देख लिए हैं कि अगर हमारा जो रेफ्रिजरेटर होगा वो रिवर्सिबल होगा तो COP जो है वो रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर के केस में मैक्सिमम मिलेगी, क्योंकि रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर का मतलब ही हुआ कि कोई हीट लॉसेज नहीं हो रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं प्रेजेंट है, तो जो हमारी उसकी COP मिलेगी मैक्सिमम मिलेगी जब कोई लॉसेज नहीं होंगे। तो जैसे हम लोग पढ़े थे रिवर्सिबल हीट इंजन, जहाँ कोई हीट लॉस नहीं हो रहा, कोई फ्रिक्शन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो एफिशिएंसी मिलती थी हमको हीट इंजन की मैक्सिमम मिलेगी। तो उसी तरह अगर रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की COP का फार्मूला पूछा जाए तो फार्मूला हो जाएगा TL अपॉन TH माइनस TL। और TL क्या टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर। TL जो है लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है, और TH हायर टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है। और TL TH की जो वैल्यू होगी हमेशा हम केल्विन में पुट करेंगे, ना कि डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेंटीग्रेड में। अब हमारा जो रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर है वो मैक्सिमम COP देगा, जैसा रिवर्सिबल हीट इंजन हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी देता था, क्योंकि हीट लॉसेज वगैरह नहीं होते हैं। तो COP हमको मैक्सिमम मिलेगी किसमें, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर में। तो अगर COP मैक्सिमम COP कैलकुलेट करने के लिए बोलता है तो हम क्या करेंगे, COP निकालेंगे TL अपॉन TH माइनस TL से। और अगर COP नॉर्मल कहता है कि एक्चुअल COP निकालो, हमको हीट ट्रांसफ़र दिया हुआ है, तो क्या करेंगे Q1 अपॉन Q2 माइनस Q1 करेंगे, और जो मैक्सिमम COP आएगा वो रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की हमेशा ज़्यादा आएगा एक्चुअल COP से। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में डिफरेंस क्या होता है, और COP ऑफ हीट पंप एंड COP ऑफ रेफ्रिजरेटर में रिलेशनशिप क्या होती है।